नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पर बायोलॉजी फॉर ऑल और मैं हूं अनुपम मिश्रा। आज मैं जो आपके लिए टॉपिक लेकर आया हूं वो क्लास 11th एनसीईआरटी क्लास 11th का जो इंग्लिश का बुक है स्नैपशॉट, उसमें एक पोयम है द टेल ऑफ मेलन सिटी। द टेल ऑफ मेलन सिटी, इस पोयम के बारे में आज हम पढ़ेंगे और पढ़कर इसको समझने की कोशिश करेंगे कि ये पोयम किस थीम पर बेस्ड और इस पोयम में क्या बात कही गई है। पोएम शुरू करने से पहले थोड़ा सा ऑथर के बारे में जान लेते हैं, जो इसका पोएम का पोएट है उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा जान लेते हैं। ये जो पोएम है बेसिकली लिखी गई थी विक्रम सेठ। विक्रम सेठ एक बहुत ही फेमस नॉवलिस्ट हैं इंडिया के, एक इंडियन राइटर हैं और एक नॉवलिस्ट हैं। और उन्होंने बहुत सारी पोइट्री के कलेक्शंस हैं, उनकी बहुत सारी बुक्स हैं, उनके बारे में तो बहुत सारे अवार्ड्स इनको मिल चुके हैं। उनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं, फिर पोएम का थीम और समरी के बारे में बात करेंगे और उसके बाद जो पोएम है उसका वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन और उसका मैं समरी आपको बताऊंगा। तो विक्रम सेठ वॉज बोर्न इन कैलकाटा ऑन जून 20th 1952। 1952 में विक्रम सेठ का जन्म कैलकाटा में हुआ था। कैलकाटा उस टाइम कैलकाटा था और अभी जो वर्तमान नाम है उसको कोलकाता बोलते हैं। ही इज एन इंडियन राइटर एंड ए नॉवलिस्ट। वो एक इंडियन राइटर है, एक नॉवलिस्ट भी है साथ साथ। ही रोट सेवरल बुक्स, several novels, a collection of poetry and many books, and has won several prestigious awards like Padma Shri, साहित्य अकेडमी अवार्ड etc। उन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी, जैसा कि मैंने बताया, बहुत सारे नॉवेल्स लिखे हैं, उनके पोइट्री के कलेक्शंस भी हैं, बहुत सारे नॉवेल्स भी लिखे हैं और साथ साथ उनको बहुत सारे सम्मान, जो अवार्ड्स उनके द्वारा उनको सम्मानित किया गया, जैसे पद्म श्री उनको मिला हुआ है, साहित्य अकेडमी अवार्ड उनको मिला हुआ है। सम ऑफ हिज वेल नोन नॉवेल्स एंड पोइट्री कलेक्शंस आर, ये जो चार पांच नाम मैंने यहाँ पर दिए हैं उनकी पोइट्री के कलेक्शंस हैं, उनके कुछ नॉवेल्स हैं जो कि बहुत ही फेमस हुए हैं, जिनकी वजह से हम विक्रम सेठ को जानते हैं। और विक्रम सेठ बेसिकली उनकी, क्योंकि ज़्यादातर पढ़ाई लिखाई यूएस में हुई है, वो हैं तो एक इंडियन राइटर लेकिन उनकी मोस्ट ऑफ स्टडी अब्रॉड यूएस में हुई है। तो बेसिकली जो भी उन्होंने लिखा है, जो उनकी मेन लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। तो हम कह सकते हैं कि विक्रम सेठ इज वन ऑफ द ऑथर्स एंड राइटर्स इन इंडिया हु राइट्स इन इंग्लिश। जैसे कि मैपिंग्स है, जो पोएम आप पढ़ने जा रहे हैं वो मैपिंग्स इनके पोइट्री का एक कलेक्शन है, उसमें से ये पोएम ली गई है द टेल ऑफ मेलन सिटी। उसके अलावा एक सूटेबल बॉय, एक नॉवल उन्होंने लिखा था, एन इक्वल म्यूजिक, टू लाइव्स, एंड ही इज बेस्ट नोन फॉर हिज नॉवल द गोल्डन गेट 1986 में। 1986 में उनका एक नॉवल आया था द गोल्डन गेट, वो सबसे ज़्यादा फेमस हुआ था। और एक खास बात और है इनके बारे में, ये प्रश्न जीके में भी पूछा गया है, कई बार पूछा जाता है अक्सर। His mother, Mrs. लीला सेठ, was the first woman chief justice of a high court in India। उनकी मदर जो थी लीला सेठ, वो भारत की पहली किसी हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस थी, पहली महिला थी वो। ये जीके में कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है। और 1986 में उनका जो नॉवेल आया था द गोल्डन गेट, बहुत ही फेमस हुआ है। अब थोड़ा सा पोएम के बारे में जान लेते हैं। The poem The Tale of Melon City is taken from Mappings, a collection of poetry. It narrates how a city chose its new king। ये जो एक बहुत ही फनी और एक ह्यूमरस पोएम है, जो कि उनकी पोइट्री का एक कलेक्शन है मैपिंग्स, उसमें से ये पोएम ली गई है। और इसमें ये एक इंसिडेंट को नरेट किया पोइट ने और ये बताया कि एक शहर में एक राजा था और उस शहर ने अपने नए राजा को किस तरीके से चुना, वो क्या क्या इंसिडेंट्स हुए, उन इंसिडेंट्स के बारे में बात की गई है इसमें। और वो फाइनली अपने न्यू किंग को कैसे उनका चयन करते हैं उसके बारे में इस पोएम में बताया गया है। अब है क्या बेसिकली पोएम, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसके बारे में। द किंग ऑफ द सिटी ऑर्डर्स एन आर्क टू बी बिल्ट विच टर्न आउट टू बी टू लो। जब राजा ने ये ऑर्डर दिया कि एक आर्क बनाई जाए, एक आर्क समझते हैं, एक सेमी सर्कुलर स्ट्रक्चर बनाया जाए, और वो जब स्ट्रक्चर बन गया और स्ट्रक्चर के नीचे से जब राजा गुजरा तो एक्सीडेंटली क्या हुआ, वो उसका सर जो है वो आर्क से टकरा गया और उसका जो क्राउन था वो क्राउन टकराने की वजह से नीचे गिर गया था, क्योंकि आर्क बहुत नीचे बनाया गया था। द किंग ऑफ द सिटी ऑर्डर्स एन आर्क टू बी बिल्ट व्हिच टर्न आउट टू बी टू लो। एज द किंग पासेस थ्रू इट, इट हिट्स हिज हेड एंड द रॉयल क्राउन फॉल्स ऑफ। जैसा कि मैंने बताया, उसका हेड, उसका सर जो है, क्राउन जिसके ऊपर क्राउन लगा हुआ था, और वो उससे टकरा जाता है और रॉयल क्राउन जो है, शाही मुकुट जो है, वो नीचे गिर जाता है। द किंग कंसिडर्स इट टू बी अ डिस्ग्रेस एंड एन इंसल्ट। राजा को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है, वो इस घटना को, इस चीज को अपमान समझता है। उसको ये लगता है कि उसकी इंसल्ट हुई, क्योंकि उस देश का, उस जगह का राजा है, उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। वो उसको बहुत गुस्सा आता है और बहुत ही इंसल्टेड फील करता है।
ही ऑर्डर्स द चीफ बिल्डर टू बी हैंग। उसको इतना गुस्सा आता है कि वो एक ऑर्डर पास करता है, शाही ऑर्डर पास किया जाता है कि इस आर्क को जिसने भी बनाया है, जो उसका चीफ कंस्ट्रक्टर है, उसको फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया जाए। देन स्टार्ट्स द ब्लेम गेम। अब उसके बाद कौन कौन सी चीजें होती हैं वो सब इस पोएम के बारे में अभी हम पढ़ेंगे। फाइनली अ नोज was set up and the culprit was to be determined। अब फाइनली क्या हुआ, नोज होते हैं, फांसी का फंदा होता है। अब पूरी तैयारियां कर ली गई, फांसी के फंदे भी का अरेंजमेंट भी कर लिया गया, पूरा सेटअप तैयार हो गया, और अब ये तय करना था कि भाई एक्चुअल में गलती किसकी है। Every citizen was tried, but only person that was fit to be hanged was the king himself। और हर एक नागरिक को बुलाया गया और उस फांसी के फंदे में उसको ट्रायल करके देखा गया कि किसके गले में फांसी का फंदा वो फिट बैठता है। हुआ यूं कि पूरे इस देश में जितने भी लोग थे, किसी के गले में वो फांसी का फंदा फिट नहीं बैठता है। केवल एक ही व्यक्ति ऐसा मिला पूरे राज्य में जिसके गले में वो फांसी का फंदा बिल्कुल फिट बैठता था, और वो जो व्यक्ति था वो राजा, खुद राजा था। द रॉयल ऑर्डर वॉज फॉलोड एंड द किंग वॉज हैंग। अब चूंकि ये राजा की तरफ से ऑर्डर था, किंग का ऑर्डर था, तो हर परिस्थिति में उस ऑर्डर को फॉलो करना ही था, क्योंकि चूंकि वो राजा का ऑर्डर था। तो क्या करते हैं वहाँ उस राज्य की जो जनता होती है वो राजा को ही फांसी पर चढ़ा देती है और राजा की डेथ हो जाती है, वो मर जाता है। अब जो राज्य है वो बिना राजा के है। अब जो उस राज्य के जो नागरिक होते हैं वो तय करते हैं कि नया राजा अब हमको चुनना है और कैसे चुनना है। ये सब इसके बारे में अभी इस पोएम में हम बात करेंगे। In the end, a Melon was selected as the new king of the state, chosen by the first person who passed the arc। अब नए राजा का चुनाव कैसे हुआ, तो सभी जितने भी उनके मंत्री थे, सभी लोगों ने आपस में कंसल्ट किया और ये तय किया गया कि अगले दिन इस आर्क के नीचे से जो पहला आदमी निकलेगा, वो जिसको बताएगा उस व्यक्ति को या उस चीज को ही हम राजा बनाएंगे। ये इस पूरी पोएम का थीम है, इस पूरी पोएम का एक शॉर्ट समरी है। अब जो एक्चुअल पोएम है हम इसको पढ़ लेते हैं। The Tale of Melon City by Vikram Seth। In the city of which I sing, there was a just and placid king. The king proclaimed an ark should be built, an ark should be constructed that triumphantly would span the major thoroughfare to edify the spectators there। In the city of which I sing, यहाँ पर sing का मतलब गाना नहीं है। पोइट ये कह रहा है कि इस जिस राज्य के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उस राज्य का जो राजा था वो बहुत ही जस्ट का मतलब है न्याय प्रिय था, एंड प्लेसेंट का मतलब बहुत ही काम और कंपोज्ड शांत प्रिय राजा था। द किंग प्रोक्लेम्ड, राजा ने यह ऑर्डर दिया, क्या ऑर्डर दिया, एन आर्क शुड बी कंस्ट्रक्टेड। राज्य में जो जो एक आम सड़क है, जो नागरिकों के लिए आम सड़क बनाई गई है जिस पर आम नागरिक चलते हैं, वहां पर एक आर्क बनाई जाए। किस लिए? टू एडिफाई द स्पेक्टेटर्स देयर, ताकि लोग उसको देखकर थोड़ा सा इनकरेज हो, थोड़ा सा मोटिवेट हो। The workmen went and built the thing। They did so since he was the king। अब चूंकि वो राजा था और राजा का दिया हुआ ऑर्डर था और हर परिस्थिति में राजा के ऑर्डर को मानना ही था, तो वर्कमैन थे जो ये सब काम करते हैं, वो सब गए और उन्होंने उस आर्क को वहां पर बना दिया। द किंग रोड डाउन द थ्रू फेयर टू एडिफाई द स्पेक्टेटर्स। अब जब वो आर्क बनकर तैयार हो गया, तो राजा खुद घोड़े पर सवार होकर उस थ्रू फेयर कहते हैं कि कॉमन रास्ता, एक आम रास्ता लोगों के लिए जो होता है, उस रास्ते पर गया। किस लिए? टू एडिफाई द स्पेक्टेटर्स, अपने राज्य की जो जनता है उनको इनकरेज करने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए। अंडर द आर्क ही लॉस्ट हिज क्राउन। द आर्क वॉज बिल्ट टू लो अ फ्रॉन। अब इसके ये आगे की लाइन हम नेक्स्ट पेज में पढ़ेंगे। द अंडर द आर्क ही लॉस्ट हिज क्राउन। अब मैंने जैसे कि पहले बताया कि वो जो आर्क थी उसकी ऊंचाई थोड़ी सी कम थी। वो इतनी कम थी कि राजा जब उसके नीचे से निकला, उसका मुकुट जो है आर्क से टकरा गया और वो आर्क जो मुकुट था, राजशाही मुकुट, वो नीचे गिर गया। A frown appeared on his placid face। चूंकि वो राजा एक बहुत ही शांत और न्यायप्रिय राजा था और ज्यादातर वो उसका जो फेशियल एक्सप्रेशन थे वो बड़ा ही शांत प्रिय चूंकि था, तो फेशियल एक्सप्रेशन भी उसके वैसे ही रहते थे। अब जब उसका मुकुट गिर गया तो फ्रॉन कहते हैं गुस्सा, गुस्से में जैसे जिसकी आईब्रोज एकदम से तन जाती हैं, उसको चेहरे पर इतना गुस्सा आया। द किंग सेड इट्स अ डिस्ट्रेस। राजा बोला, क्या बोला? दिस इज अ डिस्ट्रेस। ये एक तरीके के लिए मेरे लिए इंसल्ट है, एक ये मेरे प्रति एक ये डिसऑनर है, मेरा ये अपमान हुआ है। द चीफ ऑफ द बिल्डर विल बी हैंग्ड। द रोप एंड द गैलोज वर अरेंज्ड। उसने ऑर्डर दिया कि जो चीफ बिल्डर है, जिसके सुपरविजन में ये सारा काम हुआ है, उसको बुलाकर लाया जाए
और उसको फांसी के तख्ते पर चढ़ाया जाएगा, ये राजा का ऑर्डर है। द रोप एंड गैलोज वर अरेंज्ड, गैलोज होते हैं बेसिकली फांसी, जिस प्लेटफॉर्म पर, जिस जगह पर फांसी दी जाती है, तो उसका इंतजाम किया गया, एक रस्सी लाई गई जिस पर उस कल्प्रिट को फांसी देनी थी। तो सारे इंतजाम, जिन लोगों को भी ये दायित्व सौंपा गया उन सब ने मिलकर ये सारे इंतजाम कर लिए, क्योंकि ये राजा का ऑर्डर था। द चीफ ऑफ द बिल्डर्स वॉज लेड आउट, ही पास द किंग, ही गेव अ शाउट। अब वो जो चीफ बिल्डर था उसको खोज के, उसको ढूंढ कर, कहीं शायद छुपा हुआ होगा, उसको पता चल गया होगा, तो उसको वहां से बाहर निकाला गया और राजा के सामने उसको पेश किया गया। He passed the king, he gave a shout। और जब वो राजा के सामने आया तो उसने चिल्लाकर कहा, क्या कहा? O king, it was the workman's fault। Oh, said the king, and called a halt to the proceedings। Being just and pleasant now, he said, I must have all the workmen hanged। Instead, the workman looked surprised and said, जैसे ही उसको ये एहसास हुआ कि उसको फांसी दी जाएगी, क्योंकि चूंकि राजा का ऑर्डर है, तो उसने तुरंत कहा, हे राजा, इट वॉज द वर्क्समैन फॉल्ट, ये मेरी गलती नहीं है, जिन लोगों ने एक्चुअली ये आर्क बनाई है ये सब उनकी गलती है। तो राजा को शायद कुछ समझ में आया, तो उसने तुरंत वो ऑर्डर को, फांसी देने का जो ऑर्डर था उसको हाल्ट कर दिया, उसको रोक दिया। बीइंग जस्ट एंड प्लेसिडर नाउ, ही सेड, क्योंकि वो एक बहुत ही न्यायप्रिय राजा था, तो उसने क्या कहा, आई मस्ट हैव ऑल द वर्कमैन हैंग इंस्टेड। तो मुझे ऐसा लगा कि भाई एक व्यक्ति को अगर फांसी पर चढ़ा दिया जाए तो इसके लिए ये गलत बात होगी, ये न्याय नहीं होगा। तो इसके बजाय क्या करना चाहिए, जितने भी लोगों इसमें शामिल थे, उस कंस्ट्रक्शन के प्रोसेस में जितने भी वर्कमैन थे, कामगार लोग थे, मजदूर थे, सबको फांसी पर चढ़ा दिया जाए। द वर्कमैन लुक्ड सरप्राइज्ड एंड सेड, ओ किंग, यू डू नॉट रियलाइज द ब्रिक्स वर मेड ऑफ रॉन्ग साइज। अब जब वर्कमैन को उनको राजा के सामने लाया गया, तो राजा के सामने उन्होंने अपने को डिफेंड करने के लिए ये बात कही कि हे राजा, यू डू नॉट रियलाइज, आपको शायद इस बात का एहसास नहीं है कि जिन ईंटों को उस आर्क बनाने में यूज किया गया था, वो असल में उनकी साइज ही गलत था। तो साइज चूंकि गलत था, इसलिए वो उसकी वजह से वो आर्क बहुत छोटी बन गई है। तो इसमें ना तो चीफ कंस्ट्रक्टर की गलती है और ना ही हमारी कोई गलती है। अब क्या हुआ? Summon the masons, said the king। The masons stood there quivering। It was the architect, they said, and the architect was summoned। समन द मेसन, मेसन होता है राजमिस्त्री, जो मेन एक्चुअली जो मजदूर होते हैं, मजदूरों को के ऊपर जो होता है वो होता है राजमिस्त्री, जो एक्चुअली चीज को बनाता है, किसी बिल्डिंग या किसी चीज को बनाता है। तो राजा ने ऑर्डर दिया, समन द मेसन्स, अब जो राजमिस्त्री जिसने ये बनाया उसको पकड़ कर लाओ। अब वो पकड़ कर जब लाया गया, ही स्टूड देयर क्विवरिंग, क्विवरिंग का मतलब होता है डर से कांपना। तो वो जब राजा के सामने खड़ा हुआ तो डर से बहुत कांप रहा था। इट वॉज द आर्किटेक्ट, दे सेड, द आर्किटेक्ट वॉज समन्ड। अब सबने मिलकर ये बोला, अब सबको लगा कि भाई हमारे प्राण खतरे में, हमारी जान खतरे में, हम सबको फांसी हो सकती है, क्योंकि राजा बहुत ही न्यायप्रिय राजा था। तो उन्होंने कहा कि इट वॉज द आर्किटेक्ट। सर बोला कि हुजूर, हमारी इसमें कोई गलती नहीं है, जिस आर्किटेक्ट ने ये डिजाइन बनाया था ये सारी गलती उसकी है। द आर्किटेक्ट वॉज समन्ड, तो आर्किटेक्ट को पकड़कर राजा के ऑर्डर की वजह से उसको पकड़कर लाया गया, राजा के सामने पेश किया गया दरबार में। Well, architect, said his majesty, I do ordain that you shall be hanged। Said the architect, O king, you have forgotten one small thing। अब राजा के सामने जब वो आर्किटेक्ट आया तो राजा ने उसको बोला कि I do ordain, मतलब मैं ऑर्डर देता हूँ that you shall be hanged, तुमको फांसी की सजा होगी। तो आर्किटेक्ट ने अपने बचाव में क्या कहा? Said the architect, O king, you have forgotten one small thing। बोला वो बात सारी ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि एक बात आप भूल गए हो, और वो बात क्या है? You made certain amendments to the plans that I showed them to you। कह रहा कि गलती मैं अपनी मानता हूँ, लेकिन मुझे अपने बचाव में कुछ कहना है, और वो ये बात ये है कि जो प्लान मैंने आपको दिखाया था, एक जैसे मैप किसी बिल्डिंग को बनाने से पहले आर्किटेक्ट उसका नक्शा बनाता है, तो वो कहता है कि मैंने जो आपको प्लान दिखाया था पेपर्स पर, आपने अपनी तरफ से उसमें कुछ सुधार, कुछ चेंजेस किए थे। The king heard this, the king was red। In fact, he nearly lost his head। But being a just and placid king, he said, it's a tricky thing। अब राजा को ये बात समझ में आई, बोल उसको याद आया कि हाँ भाई, ये बात तो सही है कि जो प्लान मेरे सामने आया था उसमें मैंने खुद ही अमेंडमेंट्स यानी कि चेंजेस किए थे। तो क्योंकि वो बहुत ही न्यायप्रिय राजा था, द किंग वॉज रेड। रेड का मतलब लाल होना नहीं है, रेड का मतलब ये कि उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। इनफैक्ट ही नियरली लॉस्ट हिज हेड। हालांकि वो बहुत ही शांत और न्यायप्रिय राजा था, लेकिन वर्तमान परिस्थिति में उसको बहुत गुस्सा आया, और उसका जो कहते हैं कि पारा एकदम से हाई हो गया, वो साथ साथ कंफ्यूज भी बहुत ज्यादा हो गया। बट बीइंग अ जस्ट एंड प्लेसिड किंग, चूंकि वो न्यायप्रिय राजा था, उसको न्याय हर हाल में न्याय करना था,
ही सेड इट्स अ ट्रिकी थिंग, कह रहा ये जो परिस्थिति है, ये जो स्थिति है, बड़ा ट्रिकी है, बहुत ही स्ट्रेंज है, और मैं बहुत ही कंफ्यूज हूँ, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए। आई नीड सम काउंसिल, काउंसिल का मतलब होता है किसी से कंसल्ट करना, सलाह मशवरा करना। तो कहता है आई नीड सम काउंसिल, मुझे थोड़ी काउंसलिंग की जरूरत है, मुझे थोड़ी सलाह और मशवरा की जरूरत है। ब्रिंग मी द वाइजेस्ट मैन इन द कंट्री, तो मेरे सामने उस व्यक्ति को लेकर आओ जो इस पूरे मेरे देश में सबसे ज्यादा बुद्धिमान है। The wisest man was found and brought, nay, cried to the royal court. He could not walk and could not see, and so old, and therefore was he. तो उस एक सबसे बुद्धिमान उस राज्य में जो जो व्यक्ति था उसको ढूंढा गया पहले, और उसको राजा के दरबार में, शाही दरबार में लेकर आया गया। और वो इतना बूढ़ा हो चुका था दैट ही कुड नॉट वॉक कुड नॉट सी, वो ना तो चलने में समर्थ था, ना ही उसको आंखों से कुछ साफ दिखाई पड़ता था। सो ओल्ड एंड देयरफॉर वाइज, क्योंकि चूंकि वो उसकी उम्र काफी हो चुकी थी, तो उम्र बड़े ज्यादा होने की वजह से, अब चूंकि उसको इतना लंबा एक्सपीरियंस था, उसकी उम्र काफी हो चुकी थी, तो ऐसा कहा जा सकता कि वही वो व्यक्ति शायद उस राज्य में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति था। तो उसने क्या कहा, बट इन ए क्वेवरिंग वॉइस ही सेड द कल्प्रिट मस्ट बी पनिश्ड, ट्रूली द आर्क इट वाज दैट बैंग द क्राउन ऑफ एंड इट मस्ट बी हैंग। बोला, जो वो भी डर से कांप रहा था, उसने बोला कि बात सही है, राजा को कहता है कि द कल्प्रिट मस्ट बी पनिश्ड, जिसने भी ये किया है, जो भी गुनाहगार है, उसको सजा जरूर मिलनी चाहिए। ट्रूली द आर्क इट वाज दैट बैंग द रॉयल क्राउन ऑफ, सो इट मस्ट बी हैंग। अब देखिए, सारी गलती इन लोगों की नहीं है, सारी गलती किसकी, सारी गलती उस आर्क की है जिसमें आपका सर का मुकुट टकराया और वो शाही मुकुट जो है वो जमीन पर गिर गया। तो गलती इन लोगों की नहीं है, जो आर्क है सारी गलती उसकी है, तो आर्क को फांसी दे दी जाए। टू द स्कैफोल्ड द आर्क वाज लेड when suddenly a counselor said, how can we hang so shamefully? What touched your head, your majesty? अब उस आर्क को उस प्लेटफॉर्म पर लेकर आया गया जिस प्लेटफॉर्म पर लोगों को फांसी दी जाती है। When suddenly a counselor said, काउंसलर यहाँ पर, इस काउंसलर का मतलब है मंत्री। तो उस राजा की सभा में एक मंत्री था, उसने बोला, हाउ कैन वी हैंग सो शेमफुली व्हाट टच्ड योर हेड, कि हम इतनी बेशर्मी के साथ इस जिस चीज ने आपके शाही मुकुट को छुआ, उस चीज को हम फांसी पर कैसे लटका सकते हैं। योर मैजेस्टी, मैजेस्टी शब्द जो है राजा के सम्मान के लिए यूज किया गया है। ट्रू म्यूज द किंग, अब राजा और कंफ्यूज हो गया, क्योंकि बात तो सही थी, गलती तो किसी की नहीं थी, गलती जो काउंसलर थे उनके, जो सलाहकार थे, उनके हिसाब से तो सारी गलती उस आर्क की थी, जिस आर्क ने उस रॉयल क्राउन को टच किया और शेमफुली वो क्राउन नीचे गिर गया, सारा राजा का इंसल्ट हो गया। ट्रू म्यूज द किंग, अब राजा गहरी सोच में पड़ गया कि भाई अब क्या करना चाहिए। बाय नाउ द क्राउड रेस्टलेस वाज मटरिंग अलाउड, अब चूंकि ये एक कॉमन प्लेस पर ये सारा घटनाक्रम हो रहा था, तो आसपास जो भीड़ आई थी, जो लोग देखने आए थे उस राज्य की प्रजा, इट बिकेम रेस्टलेस, वो बिल्कुल बहुत रेस्टलेस हो गए, वो समझ में नहीं आ रहा था उनको ये सब ड्रामा हो क्या रहा है और इतना डिले क्यों हो रहा है। वाज मटरिंग अलाउड, भीड़ बहुत गुस्से में जोर जोर से बोल रही थी, बहुत शोर मचा रही थी। द किंग परसीव्ड देयर मूड and trembled and said to all who were assembled, अब राजा ने, चूंकि राजा बहुत ही बुद्धिमान राजा था, बहुत ही न्यायप्रिय राजा था, उसने तुरंत इस जो पूरा घटनाक्रम है, पूरा सिचुएशन उसको भांप लिया, परसीव कर लिया, मतलब अनुमान लगा लिया कि भाई प्रजा का मूड यहाँ पर बहुत ज्यादा खराब है और कुछ भी हो सकता है। एंड ट्रेम्बल्ड, अब उसको गुस्सा भी आ रहा था। एंड सेड टू ऑल हु वर असेंबल्ड, जितने भी लोग वहां पर आए थे उन सबसे उसने कहा, लेट अस पोस्टपोन कंसिडरेशन ऑफ फाइनल पॉइंट्स लाइक गिल्ट। अब उसने बोला कि भाई ये देखिए, अब किसकी गलती है किसकी गलती नहीं है, क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, इनके बारे में अभी हम बात नहीं करते हैं। द नेशन वांट्स हैंगिंग, किसी भी सूरत में, चूंकि ये राजा का ऑर्डर ऑलरेडी पास हो चुका है, अब चाहे कुछ भी हो जाए, हैंगिंग तो देनी है, मतलब किसी न किसी को फांसी तो देनी ही देनी है। Hanged must be someone and that immediately, अभी तुरंत किसी को फांसी देनी है, क्योंकि राजा का ऑर्डर है, तो राजा का ऑर्डर हर परिस्थिति में फॉलो करना ही पड़ेगा। The noose was set up somewhat high, each man was measured by and by, अब नूज होता है फांसी का फंदा, अब पूरा सेटअप वहां लगाया गया, फांसी का फंदा ऑलरेडी वहां पर सेटअप था। अब जितने भी लोग थे उस भीड़ में, जितने भी लोग थे, राजा और राजा के मंत्री जितने भी लोग थे और राजा की जितनी प्रजाति में जितने भी लोग प्रेजेंट थे, सबको एक एक करके बुलाया गया और सबके गले में वो फांसी का फंदा डालकर देखा गया कि किसके गले में वो फांसी का फंदा पहुंच सकता था, क्योंकि उसकी ऊंचाई थोड़ी सी ज्यादा रखी गई थी। तो ऑब्वियसली वहां तक पहुंचने के लिए वो व्यक्ति पहुंच सकता था जिसकी हाइट थोड़ी सी ज्यादा हो।
बट द ओनली मैन हु वाज सो टॉल ही फिटेड वन मैन दैट वाज ऑल। अब उस फांसी के फंदे तक एक ही व्यक्ति की गर्दन आ पाई जो कि काफी लंबा था, और वो एक ही आदमी था, और वो आदमी कौन था? ही वॉज द किंग, वो राजा खुद ही था। His Majesty was therefore hanged by royal decree। अब चूंकि राजा का ऑर्डर था कि किसी न किसी एक को फांसी देनी है, और अब चूंकि एक ही व्यक्ति पूरे राज्य में ऐसा था जो फांसी के फंदे तक उसकी गर्दन पहुंच पाई, तो रॉयल डिग्री का मतलब यहाँ पर राजा का जो ऑर्डर था उसको फॉलो करते हुए वहां की प्रजा ने उस राजा को फांसी के फंदे पर लटका दिया और उसकी मृत्यु हो गई। Thank goodness we found someone, said the ministers, for if instead we had not, the unruly town might have turned against the crown। अब जितने भी वहां पर मंत्री खड़े थे वो ईश्वर को धन्यवाद बोलते हैं, कह रहे हैं ये तो चलो अच्छा रहा, हमें कोई एक व्यक्ति मिल गया जिसको हमने फांसी पर चढ़ा दिया और राजा की आज्ञा का हमने सम्मान किया और उसको पूरा किया। If we had instead not, the unruly town might have well turned अगेंस्ट द क्राउन। अगर हम ऐसा नहीं करते तो ये भीड़ बहुत बेकाबू हो जाती है, और बेकाबू होने के बाद विद्रोह कर सकती थी राज्य के खिलाफ, और कुछ भी हो सकता था, कुछ भी अनर्थ हो सकता था। तो जो कुछ भी हुआ अच्छा हुआ, चलो राजा के हमने फांसी दी इसलिए क्योंकि परिस्थितियां ऐसी थी, हम इसमें कुछ कर भी नहीं सकते थे। अगर हम ऐसा नहीं करते तो जो जितनी भी भीड़ है जो बिल्कुल बेकाबू होकर जो राजा है, राजा का क्राउन है, राजा तो मर गया, अब राजा का जो क्राउन है उसके खिलाफ क्या कर सकती थी? विद्रोह कर सकती थी। लॉन्ग लिव द किंग, द मिनिस्टर सेड, लॉन्ग लिव द किंग इज डेड। अब उनके मिनिस्टर थे वो, लॉन्ग लिव द किंग, राजा अमर रहे, राजा की आयु बहुत लंबी हो, ऐसा ऐसा उन्होंने वहां पर उस तरह से कुछ नारेबाजी की या कहा। They pondered the dilemma, then being practical minded men sent out the heralds to proclaim in his former majesty's name। अब उनके सामने सबसे बड़ा संकट ये था कि भाई राजा की तो मृत्यु हो गई, अब राजा का सिंहासन तो काफी समय तक खाली नहीं रखा जा सकता है। जैसे किसी भी देश में होता है कि कहीं देश में बहुत सारे देशों में राजा होते हैं, बहुत सारे देशों में प्रेसिडेंट जो है स्टेट का हेड होता है, बहुत सारे जगहों में प्राइम मिनिस्टर स्टेट का हेड होता है। तो ये जो कुर्सी है उनको काफी समय तक खाली नहीं रखा जा सकता है, किसी ना किसी व्यक्ति को चुनना होगा जो कि उस गद्दी पर जाकर बैठे। अब चूंकि गद्दी खाली हो गई थी, राजा मर चुका था, अब ये सब लोग बड़ा कंफ्यूज थे, उनको डिलेमा कहते हैं कंफ्यूजन को। तो उन्होंने, अब चूंकि सारे व्यक्ति काफी बुद्धिमान थे, प्रैक्टिकल माइंडेड लोग थे, तो उन्होंने कहा कि भाई अब ये हमें इस सिंहासन पर बैठाने के लिए एक सही व्यक्ति की जरूरत है। तो उन्होंने क्या किया, जो मैसेंजर्स थे, जो राजा के दूत होते हैं, जो राजा के सेवक होते हैं, जो उनके लिए काम करते हैं, इन हिज फॉर्मर मैजेस्टी, राजा के नाम से एक पत्र निकाला गया, एक ऑर्डर निकाला गया, क्योंकि राजा तो मर गया था, तो राजा के नाम से एक ऑर्डर निकाला गया। क्या वो ऑर्डर क्या था? द नेक्स्ट टू पास द सिटी गेट विल चूज द रूलर ऑफ द स्टेट। अब अगले जो व्यक्ति इस आर्क के नीचे से निकलेगा, सिटी गेट कह सकते हैं, सिटी का जो गेट है उससे जो निकलेगा, वही व्यक्ति हमारे स्टेट का नया राजा को चुनेगा। एज इज अवर कस्टम दिस विल बी इन्फोर्स विद ड्यू सेरेमनी। चूंकि ये हमारा कस्टम है, हमारा रीत है, हमारी जो राज्य है उसका एक रिवाज है। दिस विल बी इन्फोर्स विद ड्यू सेरेमनी। और जब राजा का नया चुनाव होगा तो जैसे कि एक सेरेमनी होती है, उस सेरेमनी में जो भी सारी चीजें होती है, सेलिब्रेशन होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं कि उस सेलिब्रेशन के साथ हम नए राजा को चुनेंगे, सिंस इट इज अवर कस्टम, चूंकि ये हमारे राज्य की रीत रिवाज है। अब क्या हुआ? A man passed the city gate and idiot, the guards cried wait। अब उसके बाद एक आदमी उस गेट से नीचे से निकलता है, और वो व्यक्ति एक मूर्ख व्यक्ति था। द गार्ड सेड, वहां पर जो सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े होते, राजा के गार्ड्स खड़े होते, वो उसको रोक लेते हैं, वेट, रुको, ठहरो। Who is to be the king decide a melon, the idiot replied। उन लोगों ने उस व्यक्ति से पूछा, उस मूर्ख व्यक्ति से, कि आप बताओ कि नए राजा को जो चुना जाएगा वो राजा कौन होगा? अब उसने इस बात का क्या उत्तर दिया? अ मेलन, वाटरमेलन, कि नए राज्य का जो नया राजा होगा वो कौन होगा? अ मेलन, एक तरबूज होगा। अब उसने ऐसा क्यों कहा? दिस वॉज द स्टैंडर्ड आंसर टू ऑल क्वेश्चंस, ही लाइक्ड मेलन्स। वो हर उससे जो भी सवाल पूछा जाता था, क्योंकि वो मूर्ख व्यक्ति था, तो हर सवाल का एक ही जवाब देता था, मेलन। और शायद इसलिए बिकॉज ही लाइक मेलन, शायद उसको मेलन्स बहुत ज्यादा पसंद थे। You are now our new king, the minister said, crowning a melon। अब क्या किया, चूंकि ये सब चीजें पहले से डिसाइड थी, राजा का ऑर्डर था, उनको फॉलो करना ही था, तो वो कहीं से एक मेलन को लेकर आए, उसको उन्होंने सिंहासन पर बैठा दिया और ये घोषणा की वहां पर कि आज से आप ही हमारे
देश के, हमारे राज्य के नए राजा हो गए। देन दे लेड द मेलन टू द थ्रोन एंड रेवरेंटली सेट इट डाउन। तो वो पूरे राज की सम्मान के साथ, जैसे राजा का सम्मान होता है, जिसको मुकुट पहनाया जाता है, जो सेरेमनी होती है, पूरे रीत रिवाज के साथ, पूरे सम्मान के साथ उस मेलन को लेकर गए और उन्होंने राज सिंहासन जो था उस पर उसको रखा। This happened years and years ago, when now you ask the people, so your king appears to be a melon. How did this happen? अब उसके बहुत साल गुजर गए इस घटना को। अब फिर जब लोग पूछते थे कि भाई ये क्या बात है कि इस राज्य का जो राजा वो तरबूज के जैसा क्यों दिखता है, और अगर और जैसा मैं हम देख रहे हैं, हाउ डिड दिस हैपन, ये सब हुआ कैसे एक्चुअली? दे से वेल, ऑन द अकाउंट ऑफ कस्टमरी चॉइस, इफ हिज मैजेस्टी रिजॉइस, कि वो ये कहते हैं कि कस्टमरी, ये हमारा का रीत रिवाज है, हमने जो रीत रिवाज होते हैं राज्य के वो हमने उन सबको फॉलो किया। इफ हिज मैजेस्टी रिजॉइस, अगर हमारे जो नए राजा हैं वो इस बात से प्रसन्न है, इन बीइंग ए मेलन, दैट्स ओके विद अस, फॉर हु आर वी टू से व्हाट ही शुड बी एज लॉन्ग एज ही लीव्स अस इन पीस एंड लिबर्टी। उन्होंने बोला कि ये देखिए एक बहुत लंबी घटना है और हम इन सब के बारे में क्या कह सकते हैं, जब तक ये राजा हमारे राज्य में राज कर रहा है और जब तक ये हमको पूरी पीस और लिबर्टी के साथ, हमें यानी कि पूरी स्वतंत्रता मिले और राज्य में सब चारों ओर शांति रहे, जब तक ऐसा होता है तो हमें इस बात से कोई दिक्कत नहीं है कि राज्य का राजा एक व्यक्ति है या एक तरबूज है, इस बात से हमें किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। द प्रिंसिपल्स ऑफ लेजर्स फेयर, ये एक फ्रेंच वर्ड है, सीम टू वेल एस्टेब्लिश्ड देयर। तो ऐसा लगता था उस राज्य को देखकर कि उस राज्य में जो जो नियम थे या जो वहाँ का प्रशासन था या जो वहाँ की परिस्थितियाँ, जिस तरह से वहाँ पर लोग आराम से रह रहे थे, ऐसा लगता था उनके राज्य में। ये जो लेजर्स फेयर करके जो वर्ड है, एक फ्रेंच वर्ड, इसका मतलब होता है फ्री फॉर ऑल, यानी कि ऐसा राज्य जहाँ पर किसी भी तरीके का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई पाबंदियां नहीं है, हर कोई पीस और लिबर्टी के साथ रह सकता है और नागरिकों को सबको बराबर के अधिकार दिए गए हैं। तो ऐसा लगता था उस राज्य की प्रजा बहुत खुश थी, बहुत सुखी थी, उनको इस बात से कोई दिक्कत नहीं थी कि उस राज्य का राजा जो है वो एक मेलन है, एक व्यक्ति नहीं है। तो ये पोएम यहाँ पर खत्म होती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने कीमती सुझाव हमें ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।